नमस्कार विद्यार्थियों, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद, हिंदी व्याख्याता हैव गुड ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं हिंदी विषय पे और हिंदी विषय में सबसे पहले उसकी भाषा पे। आपको पता है कि भाषा, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, क्योंकि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए हमारे संविधान में जो उल्लेख है वो है राजभाषा का। राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में मिलता है और इसके साथ साथ इसका उल्लेख भाषा जो अनुसूची नंबर 8 है उसमें भी मिलता है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसके अंदर एक भाषा आती है हमारी हिंदी। हिंदी में सबसे पहले अपने बात करते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा का मतलब बच्चों होता है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे से कर सकते हैं, उसका जो माध्यम होता है वही भाषा है। जैसे मैंने कुछ कहा, आपने समझ लिया और आपकी बात मैं समझ गया, तो यही जो बीच का माध्यम काम कर रहा है उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो, भाषा के बिना दो रूप होते हैं, एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। बात करें अपने मौखिक भाषा की, तो अपने जो भी बोलते हैं वो सब की सब चीजें मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, जैसे रेडियो, भाषण वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ लिखित भाषा की बात करें तो जितना भी लिखने का वर्क होता है, यानी कि कोई पत्र लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा आता है, जो भी पत्र, न्यूज़पेपर, इसमें जो उपयोग की जाती है भाषा वो सारी की सारी लिखित भाषा होती है। यानी कि अगर अपने अपने विचारों को मौखिक रूप से किसी तक पहुंचाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। अगर लिखकर अपने विचारों को पहुंचा दिया और अगला समझ जाए तो वो लिखित भाषा होती है। अब बात करते हैं मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देखो बच्चों, ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है साउंड, यानी कि अपने मुंह से निकलने वाली प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है और ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अलावा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। यानी कि कोई भी शब्द अगर ध्वनि को लिख दिया जाए, ध्वनि को लिख दिया जाए तो वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। बात करते हैं बच्चों वर्ण की परिभाषा। वर्ण क्या होता है? वर्ण वर्ण की एक परिभाषा है कि ऐसी ध्वनि या ऐसी ऐसी ध्वनि जिसके कोई और टुकड़े ना किए जा सकते हो। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण कहलाता है। इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही माना जाता है। इसके बाद में एक शब्द मैंने देखा है यहाँ पे, अक्षर। देखो बच्चों, अक्षर क्या होता है? वर्ण और अक्षर, इनमें एक फर्क होता है। देखो वर्ण, वर्ण की बात करें तो क, ख, ग, ये वर्ण होते हैं। क्योंकि अक्षर जो होता है, अक्षर की एक परिभाषा होती है। जिस तरह वर्ण की परिभाषा होती है कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। उसी तरह अक्षर की एक परिभाषा होती है कि जिन स्वर या स्वरांत वर्ण अक्षर कहलाते हैं। यानी या तो सारे के सारे स्वर अक्षर कहलाते हैं या जिसके अंत में स्वर लगा हो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर। अब देखो, अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंस होता है? क, ख, ग, इनके तीनों के नीचे हलंत है। हलंत का मतलब होता है इसके अंदर स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। ठीक है। अब इसको अपने करते हैं क, ख, ग। अब इन तीनों के अंदर क्या है? स्वर छिपा हुआ है, इसलिए ये वर्ण नहीं, क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? अक्षर कहलाएंगे। क्योंकि अक्षर और वर्ण में यही फर्क है कि वर्ण के अंदर स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है, और अक्षर के अंदर हमेशा एक स्वर छुपा होता है। और दूसरी बात, जो परिभाषा बताई थी वर्ण की, वो इस पे लागू नहीं होती है, क्योंकि वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन देखो, इसके टुकड़े हो सकते हैं। क के अंदर से क्या निकाल देंगे? अपने अ निकाल देंगे, तो ये क्या हो गए? इसके टुकड़े हो गए, इसलिए ये क्या नहीं है?
अक्षर, वर्ण नहीं है, ये क्या है? अक्षर। इसके बाद में अपने बात करते हैं वर्ण। वर्ण से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला की ये परिभाषा होती है बच्चों कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और इसी तरह एक शब्द आ जाता है शब्द। शब्द वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर पद बनता है, पदों से मिलकर वाक्य बनता है। इसी तरह पूरी भाषा का क्या होता है? निर्माण होता है। अपने सबसे पहले बात करते हैं शब्द विचार की। शब्द विचार के अंतर्गत, शब्द विचार से पहले अपने बात करते हैं वर्ण विचार। वर्ण के अपने भेद पढ़ते हैं सिर्फ दो, स्वर और व्यंजन। अपने इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं कि स्वर और व्यंजन ये दोनों वर्ण के भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। कितनी बताई गई है बेटा? 52। ठीक है, इसके अंदर से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये हो गए 44 यानी 44। इसके अलावा 4 संयुक्त अक्षर होते हैं और 2 अयोगवाह ध्वनि होती है और 2 उत्क्षिप्त, जिनके बारे में अपने वर्ण विचार जब अपने टॉपिक डिटेल से करेंगे तो उसमें इन सब की पूरी बातें करेंगे। वर्ण के 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन। ठीक है बेटा, स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है? स्वर की परिभाषा ये होती है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी बाधा के उत्सर्जित हो, यानी बाहर निकले, कोई भी बाधा ना हो, किसको? जो सांस हमारी निकलती है। ठीक है, जिसको बोलने के लिए हम जिस श्वास का प्रयोग करते हैं वो बिना किसी बाधा के बाहर निकले तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु में बाधा उत्पन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन अगर अपने माने उच्चारण के आधार पर, तो बच्चों उच्चारण के आधार पर स्वर सिर्फ 10 ही होते हैं, क्योंकि जो री शब्द स्वर है उसको उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता है। इसका कारण मैंने अभी बताया कि जो री स्वर होता है इसको बोलने में बाधा उत्पन्न होती है, और जो बाधा उत्पन्न होती है वो स्वर में नहीं, वो किस में आता है? व्यंजन के अंदर आता है। और व्यंजन के अंदर रै के ई की मात्रा लगा दे तो वो री बनता है। ठीक है, इसलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माना गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 ही होते हैं, नहीं तो स्वर 11 होते हैं। बेसिक सी बात करते हैं आगे अपने बच्चों शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार के बारे में सबसे पहले अपने बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द बच्चों वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनको डिटेल से अपने बाद में करेंगे। 2 नंबर आता है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप बदलकर, जिनका क्या कर दिया हो? रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया गया हो या उपयोग किया गया हो, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे देखो आमर शब्द है। आमर शब्द तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में इसको अमर कहते हैं और हिंदी भाषा में भी इसको अमर लिखा जाता है। लेकिन अगर इसका रूप परिवर्तन कर दिया जाए तो ये आम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन करके इसको कहां लाया गया? हिंदी में लाया गया। तीसरे आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द बच्चों वो होते हैं वे शब्द जो हमारी स्थानीय भाषा से ग्रहण किए गए हैं, जो ना तो संस्कृत के शब्द हैं ना किसी अन्य भाषा के हैं। हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें से उसको क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों आता है विदेशी शब्द, यानी कि विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी। इसकी बहुत सारे प्रकार है, जैसे अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, ठीक है, अंग्रेजी के शब्द,
जो भी लैंग्वेज है, जितनी भी भाषाएं हैं, सबके कुछ ना कुछ शब्द अपने हिंदी में शामिल किए गए हैं, वो सारे के सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपने रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। समझने वाली बात ये है बच्चों कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के टुकड़े करने पर या उनको अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया पे, अब पे मैं इस दोनों वर्णों को अलग अलग करूं, पे प्लस डे, तो ना तो पे का कोई अर्थ निकलता है और ना ही डे का कोई अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द रूढ़ हो जाते हैं जो कि सिर्फ उसी के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, रूढ़ शब्द कहा गया है। रूढ़ शब्द की परिभाषा बच्चों ये होती है कि जिन शब्दों को अलग अलग नहीं किया जा सकता या जिनके खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 2 नंबर आते हैं यौगिक शब्द। यानी कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं, 2 शब्दों को मिलकर, योग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, तो 2 शब्दों को मिलकर बना हुआ शब्द ही क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, इसमें 2 शब्द होते हैं और दोनों का स्वतंत्र अर्थ होता है, यानी कि दोनों शब्दों को अलग अलग करने पर दोनों का एक स्वतंत्र अर्थ निकलता है। जैसे देखो मैंने लिख दिया महासागर, तो महासागर एक हो गया महा, एक हो गया सागर, यानी कि महा का मतलब महान, सागर का मतलब समुद्र, महा का मतलब महान और सागर का मतलब समुद्र। इसी तरह जितने भी संधि वगैरह के शब्द आते हैं वो सारे के सारे समास के जितने भी शब्द है वो सारे यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, ये सारे के सारे यौगिक में आते हैं, क्योंकि उनके दोनों को अलग अलग करने पर दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है, वही शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। देखो बच्चों तीसरा शब्द आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ये से यौगिक शब्द ही होते हैं। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द जैसे ही होते हैं, फर्क ये होता है कि इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इनका कोई तीसरा अर्थ होता है, ये किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। शब्द ये यौगिक होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ को नहीं लिया जाता है, किसी तीसरे अर्थ को लिया जाता है। जैसे अपने समास में बहुव्रीहि समास को पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ आता है, उसी तरह इसके अंदर भी कोई तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, न कि प्रथम और न कि द्वितीय। जैसे मैंने योग रूढ़ का शब्द का उदाहरण लिखा दशानन, अब दश प्लस आनंद, 2 शब्द अलग अलग हो गए, एक 10 हो गया, एक हो गया आनंद, लेकिन ना तो यहाँ 10 और ना आनंद, दोनों से अपने को शब्द का अर्थ नहीं लिया है, अर्थ अपने लिया है 10 है आनंद, जिसके कौन होता है बच्चों, रावण, कौन होता है, रावण। तो दशानन का मतलब कोई तीसरा लिया है, यानी कि दशानन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, रावण, यानी कि कोई तीसरा अर्थ ग्रहण हो रहा है, तो वो शब्द कौन सा है, योग रूढ़ है। जैसे एक मैं बात करता हूँ त्रिनेत्र, त्रिनेत्र सुनते ही आपके दिमाग में किसकी बात आई है, शिव जी की आई है, ठीक है। तो ये त्रिनेत्र जो शब्द है, ना तो 3 और ना नेत्र से बना है, ये किसी एक विशिष्ट शब्द विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसीलिए बच्चों इसको क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा देखो, वे शब्द जिन्हें लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है वो विकारी शब्द होते हैं, और जिन शब्दों को लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो अविकारी शब्द होते हैं। विकारी में देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे के सारे विकारी शब्दों में आते हैं, और क्रिया विशेषण यानी अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अपने प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार कर लिए थे, ठीक है। अब बाकी अपने डिटेल से करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बने रहिए हैव गुड ऑनलाइन चैनल पे। थैंक यू।